हाय एवरीवन, माय नेम इज कुलनीत सिंह फ्रॉम ट्रेडर बाजी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसका नाम है ऑप्शन सीरीज। बहुत लोगों को ना ऑप्शंस पे ट्रेड करना है बट उनको ऑप्शंस के बेसिक नहीं पता। जैसे कि ऑप्शंस होता क्या है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, ग्रीक्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ग्रीक्स, जिसके बेस पे हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और उतना टाइम उनको होल्ड करना है, कितना टाइम होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, उसके लिए ऑप्शन ग्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज से हम ऑप्शन की सीरीज चालू कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिक ऑफ ऑप्शंस। नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ ऑप्शन ग्रीक्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद की वीडियोस में ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन होता क्या है, व्हाट इज ऑप्शन। देखो, ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग स्पॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के ऑप्शन की ना खुद की इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। निफ्टी का ऑप्शन निफ्टी पे डिपेंड करता है। निफ्टी की ऑप्शन की वैल्यू निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे डिपेंड करती है कि निफ्टी के स्पॉट चार्ट की वैल्यू क्या है, और उसके बाद कुछ फॉर्मूला लगा के निफ्टी के ऑप्शन की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, सबको पता है वैसे तो, ये बहुत बेसिक है। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है। तो हम दोनों को, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों को बाय भी कर सकते हैं और दोनों को सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज, एल्गो ट्रेडर्स, वो लोग ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसका मेन रीजन है थेटा, जो एक ग्रीक है जो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। सो an option is a tool for protecting your position and reducing risk or speculating। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ऑप्शन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। मार्केट में स्पॉट चल रहे थे, मतलब आप स्टॉक खरीद सकते थे, स्टॉक बेच सकते थे, स्टॉक को होल्ड कर सकते थे लॉन्ग टर्म तक। फिर ऑप्शन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, उसके मेन दो रीजन है। एक तो है आपकी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना और रिड्यूसिंग रिस्क। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हेजिंग या फिर इंश्योरेंस बोल लो आप। सपोज करो आपने एक कार खरीदी है 10 लाख रुपए की। ठीक है। और उसके लिए आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो 20,000 या 30,000। अभी आपको पता है कि एक साल तक अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ तो 20,000 का इंश्योरेंस रिफंडेबल नहीं है, वो पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। बट स्टिल भी आप इंश्योरेंस लेते हो, क्यों लेते हो, क्योंकि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसका अगर 2-3 लाख रुपए खर्चा आता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका आपको 80 to 90% पे कर देगी। जिसका मतलब है अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अगर 3 लाख रुपए खर्चा आता है, ठीक है, रिपेयर का, तो उसमें से अगर 2.5 लाख रुपए भी अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होने से बच जाता है, आपको सिर्फ 50,000 ही पे करना पड़ता है। सेम वे ऑप्शन भी होता है। अगर सपोज करो आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है बट आपको लगता है अभी मार्केट गिर सकता है। ठीक है। मार्केट गिर सकता है, आपको अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करनी है, आप नहीं चाहते कि मार्केट गिरे और मेरी जो पोजीशन खड़ी है, जो मेरा प्रॉफिट 2 लाख रुपए दिख रहा है, वो भी 1 लाख पे चले जाए या 50,000 पे चले जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो ना, अगर आपने कोई पोजीशन खरीदी हुई है, ठीक है, आपके पास लॉन्ग में पोजीशन है, तो आप क्या करते हो, पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। अगर मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन की वैल्यू ऊपर जाती है। ठीक है। सपोज करो आपने 20,000 का पुट ऑप्शन खरीदा, मार्केट गिरा, 20,000 का ऑप्शन 50,000 हो गया, और आपका जो जो पोजीशन खड़ी है आपकी, उसमें आपको लॉस हो रहा है। सपोज करो जो आपकी पोजीशन खड़ी है उसमें जो आपका प्रॉफिट था वो 50,000 से कम हो गया, और पुट ऑप्शन में आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इन द एंड आपको सिर्फ 20,000 का लॉस हो रहा है। तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और जब मार्केट वापस से ऊपर से आएगा आपका वो प्रॉफिट वापस रिटर्न आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हमारी स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हेजिंग। अगर आपको बेसिकली समझना है तो आप इसको इंश्योरेंस बोल सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया एक ऑप्शन, ये तो हो गया एक यूज। सेकेंड यूज क्या है, स्पेक्यूलेटिंग। स्पेक्यूलेटिंग मतलब ट्रेड करना, बेसिकली ट्रेड करना जो हम डेली करते हैं, इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं, स्विंग में हम ऑप्शन कैरी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इसको हम स्पेक्यूलेटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन के दो यूज है, एक तो है हेजिंग और एक तो है स्पेक्यूलेटिंग। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बारे में। ठीक है। तो सपोज करो गाइस, एक जमीन है, ठीक है, 5 लाख रुपए की, जिसको खरीदने के लिए मिस्टर ए इंटरेस्टेड है, और उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये मिस्टर बी को पे किए। कब पे किए, 1 फेब को, या कोई भी आप डेट ले लो।
ठीक है। उन्होंने पे किया फर्स्ट फेब को मिस्टर बी को 50,000 रुपये और बुक कर ली एक प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए के लिए, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अराउंड 1 मंथ बाद पे करेंगे, 28 फेब को पे करेंगे। ठीक है। बट इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मिस्टर ए टू पे फुल अमाउंट, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि पूरा अमाउंट उनको पे करना ही करना है। ठीक है। तो अभी समझते हैं 28 फेब को दो केस समझते हैं। ठीक है। तो सपोज करो 28 तारीख को लैंड की वैल्यू ना 8 लाख रुपए होगी। ठीक है, 8 लाख रुपए होगी। तो अभी मिस्टर ए जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी थी वो ये प्रॉपर्टी के लिए कितना अमाउंट पे करेंगे? 50,000 माइनस करके 7.5 लाख रुपए पे करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का रियल वैल्यू 8 लाख रुपए है। या फिर 5 लाख रुपए में से 50,000 माइनस करके 4.5 लाख रुपए पे करेंगे, 4.5 लाख। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि उन्होंने प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में बुक कर ली है फर्स्ट फेब को, तो चाहे 28 फेब को वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी भी हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 25 लाख हो, 30 लाख हो, वो सिर्फ 5 लाख रुपए ही पे करेंगे। जिसका मतलब है 28 फेब को वो रिमेनिंग अमाउंट 4.5 लाख पे करेंगे और ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो ऑप्शन बायर है, यहाँ पे बायर कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी तो वो बायर हुए, और मिस्टर बी कौन है? वो सेलर है, वो बेच रहे हैं, तो वो कौन हुए? सेलर। तो इससे क्या हुआ, जो बायर है उसको फायदा हुआ 3 लाख रुपए का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है 8 लाख रुपए की है लेकिन वो पे कर रहे हैं सिर्फ 5 लाख रुपए, तो 3 लाख का फायदा हुआ मिस्टर ए को जो ऑप्शन बायर है, और जो मिस्टर बी है ऑप्शन सेलर, इनको 3 लाख रुपए का लॉस हुआ। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, सपोज करो 28 फेब को प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख से कम होके, 5 लाख से कम होके 1 लाख रुपए चली जाती। 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की मतलब, सपोज करो वो प्रॉपर्टी के पास हाईवे आने वाला था तो उसकी उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू वापस से 1 लाख रुपए चली गई। ठीक है। तो अभी 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी है, तो जो बायर है मिस्टर ए, क्या वो जो वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए है उसके लिए 5 लाख पे करेंगे? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ द आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर है कि नहीं। वो बोलेंगे मुझे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं। अभी ये केस में उनको लॉस कितना होगा? उनको लॉस होगा 4 लाख रुपए का कि सिर्फ 50,000 रुपए का? तो आंसर क्या है गाइस, मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। तो आंसर है कि उनको लॉस होगा सिर्फ 50,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि वो बायर है, उन्होंने मिस्टर बी को सिर्फ 50,000 रुपए ही पे किए हैं। जिसका मतलब अगर वो प्रॉपर्टी खरीदने से मना भी कर देते हैं, डील से अपने इनकार कर देते, तो भी उनको सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना उन्होंने पे किया है खरीदने के लिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्या सीखने मिलता है गाइस, कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होके 10 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, तो जो बायर है, बायर, उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और जो सेलर है उसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, क्योंकि जो अभी प्रॉपर्टी 10, 15, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, वो सेलर जो है अभी भी 5 लाख में ही पे कर रहा है, 5 लाख में ही सेल कर रहा है, 5 लाख में सेल कर रहा है। तो उसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है जो सेलर है, और जो बायर है उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए तो भी जो बायर है उसको लिमिटेड ही लॉस होगा, जो कि है 50,000। अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, और जो सेलर है उसको सिर्फ लिमिटेड प्रॉफिट होगा। जो ऑप्शन बायर होते हैं उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने का चांस होता है और लिमिटेड लॉस होने का चांस होता है। जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसको लिमिटेड प्रॉफिट होने का चांस होता है और अनलिमिटेड लॉस होने का चांस होता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं। बाकी आपको ये प्रेजेंटेशन, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। चलो। अभी व्हाट इज अंडरलाइंग स्पॉट, आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी स्टॉक्स होते हैं, मतलब जिनकी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, जिनकी बैलेंस शीट होती है, जैसे हर एक स्टॉक की बैलेंस शीट होती है। जो कमोडिटीज होती है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, वो कमोडिटीज है, वो ट्रेड होती है, तो वो भी स्पॉट्स होते हैं। उनके ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, जो कमोडिटी के ऑप्शंस है, जैसे गोल्ड के ऑप्शंस, क्रूड ऑयल के ऑप्शंस, नेचुरल गैस, स्टॉक के ऑप्शन, रिलायंस के ऑप्शन, इंडेक्स के ऑप्शन, ये सब डिपेंड होते हैं अपने अंडरलाइंग पे, अंडरलाइंग स्पॉट पे।
नाउ व्हाट इज कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन क्या होता है? सो एन कॉल ऑप्शन is a contract between buyers and sellers to deal assets at an agreed price on or before a particular date. तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में समझा था, जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में कि एसेट पे डील करे एट एन एग्रीड प्राइस, एक प्राइस पे एग्रीड करके, जैसे 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो प्राइस पे एग्रीड हुआ उसी डेट पे या फिर उसके पहले वाली डेट पे, ऑन और बिफोर अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है। नाउ अ बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हैज अ राइट टू बाय बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। तो इसका मतलब क्या है कि जो बायर होता है ना, कॉल ऑप्शन का बायर, उसके पास राइट तो होता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदे जब भी वो एक्सपायर हो रही है। ठीक है, जो भी उसकी लास्ट डेट है वो खरीदे, उसका राइट तो है, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, कंपलसरी नहीं होता कि उसको खरीदना ही खरीदना है। नाउ एक ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीदता कब है? अ ट्रेडर बाइज अ कॉल ऑप्शन व्हेन ही थिंक्स द शेयर प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर ट्रेडर को लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, तभी वो कॉल ऑप्शन खरीदता है। ठीक है, चलो। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, इफ यू थिंक एसबीआई प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 550, ठीक है, टिल द एंड ऑफ फेब्रुवरी। अगर आपको लगता है कि एसबीआई का प्राइस है, एसबीआई बैंक का जो प्राइस है 500 से लेके 550 तक जाएगा, मतलब 10% का इंक्रीज आएगा फेब्रुवरी एंड तक, तो आप क्या करते हो? एसबीआई का 500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो। अभी 500 का कॉल ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो सर 500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया 10 रुपए में। अभी मंथ के एंड पे क्या हुआ? एसबीआई का प्राइस 550 चला गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना ऑप्शन बेच दिया। जो 10 का ऑप्शन था, अभी सपोज करो वो 50 रुपए हो गया, तो उनको 40 रुपए का फायदा हुआ। ओके, तो ऐसे प्रॉफिट होता है ऑप्शंस में। अगर आपका स्टॉक ने मूव दिया, आपके फेवर में मूव दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं दिया तो आपको लॉस होगा। और भी कुछ चीजें होती है जो हम आगे आगे सीखेंगे। ठीक है। नो ऑप्शन हैव एक्सपायरीज, दैट इज सेटलमेंट डेट्स। वन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 1 मंथ एंड एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ऑप्शन गेट्स एक्सपायर। तो गाइस देखो, जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हो, ठीक है, तो स्टॉक को आप 1 महीना, 10 महीना, 10 साल, 50 साल, 100 साल आप अपने पास रख सकते हो स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में, जब तक वो कंपनी डीलिस्ट नहीं हो जाती और जो जब तक वो कंपनी बैंक करप्ट नहीं हो जाती, तो आप वो स्टॉक को कैरी कर सकते हो। ठीक है, अपने होल्ड कर सकते हो। बट ऑप्शन का ऐसे नहीं होता, ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, एक सेटलमेंट डेट होती है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग होती है। जैसे अभी लाइक नवंबर से पहले, नवंबर 20 से पहले सबकी वीकली एक्सपायरी होती थी, सारे इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी होती थी। और स्टॉक्स की तो मंथली होती थी, अभी भी मंथली है। बट अभी नवंबर 20 के बाद सेबी ने वो रूल चेंज कर दिया, तो जिससे अभी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, निफ्टी जो है एवरी थर्सडे एक्सपायर होता है, सेंसेक्स जो है एवरी फ्राइडे एक्सपायर होता है। बाकी जो बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, इनकी एक्सपायरी कब है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मंथ के कौन से डे पे एक्सपायर होता है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कब एक्सपायर होता है आप बताइए। और जो स्टॉक ऑप्शंस है, उनकी अभी भी मंथली एक्सपायरी है, एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ वो एक्सपायर होते हैं। ठीक है, सो एट एनी गिवन टाइम देर आर 3 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल इन मार्केट टू ट्रेड। मतलब अगर अभी आप आज जाओगे, ठीक है, मार्केट में जाके सर्च करोगे मुझे रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो कौन से मंथ के ऑप्शन अवेलेबल है? तो अभी जो मंथ चल रहा है दिसंबर, दिसंबर का अवेलेबल होगा, जैन का होगा और फेब का होगा। बट जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी ना, वॉल्यूम, बायर और सेलर जो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा होंगे, वो होंगे दिसंबर, और थोड़े उससे कम जनवरी में होंगे। ठीक है, फेब में उतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं एंड इट इज ट्रेडेड इन लॉट्स। मतलब आप एक ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसे नहीं खरीद सकते। हर एक स्क्रिप्ट का मतलब हर एक स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी का है 25, बैंक निफ्टी का है 15। ठीक है, अभी ये भी इंक्रीज होने वाले हैं। वैसे हर एक स्टॉक का भी अलग अलग लॉट साइज होता है, हम आगे समझेंगे। इसके बाद है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का ऑपोजिट है गाइस, एकदम क्लियर है कि जब भी एक ट्रेडर को लगता है कि मार्केट गिरने वाला है या फिर स्टॉक गिरने वाला है, तो वो पुट ऑप्शन बाय करता है और पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कमाता है। तो गाइस अभी बायर बाय का तो हो गया कि पुट ऑप्शन बाय कब करेगा ट्रेडर? जब भी उसको लगेगा मार्केट गिरने वाला है। और कॉल ऑप्शन बाय कब करेगा? जब वो उठने वाला है, जब भी वो इंक्रीज होने वाला है। तो सेल कब करेगा? तो जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन है, तो सपोज करो मार्केट इंक्रीज होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो?
कॉल ऑप्शन को बाय भी कर सकते हो, ठीक है, और पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो दो ऑप्शन आपके पास, कॉल ऑप्शन को बाय भी कर सकते हो क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो पुट ऑप्शन को नीचे आएगा ना, क्योंकि वो मार्केट नीचे जाता है तभी ऊपर आता है। तो आप पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। सेम वे अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आने वाला है तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन है कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो कॉल ऑप्शन भी नीचे आएगा। कॉल ऑप्शन जो है मार्केट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो पुट ऑप्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही बेसिक ऑफ ऑप्शंस। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस एंड विच स्ट्राइक प्राइस टू ट्रेड। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग जर्नी।